नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। गुजरात चुनाव के पहले चरण का रण अब थम चुका है और अब नजरें हैं दूसरे चरण के रण पर। पहले चरण में करीब 60% वोटिंग हुई। अब हर तरफ शोर है कि गुजरात में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बन रही है, जिसे लेकर धुआंधार प्रचार और ताबड़तोड़ रैलियों का दौर भी जारी है। एक तरफ अपने 27 सालों के अवैध किले को बचाने के लिए बीजेपी हर एक संभव तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे भेदने के प्रयास में है। अब सूबे में क्या होगा ये तो 8 दिसंबर के नतीजे बताएंगे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं न्यूज इंडिया की खास ये रिपोर्ट। कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर पाती? आपको लगता है कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? और क्या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, जब ये लोग ये काम कर नहीं सकते, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते, तो इनको वोट देकर के हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों खराब करना चाहते हैं? वही बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो पंजाब में बम्पर जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल ने इस बार गुजरात को अपना निशाना बनाया है। केजरीवाल ने तो इतना तक कह दिया है कि जो आम आदमी पार्टी 2018 के चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, वो इस बार 92 सीटें जीतने वाली है। यही नहीं, पार्टी अकेले सूरत में 7 सीटें जीतेगी। ये पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक दो। आपको हमारी पार्टी आएगी, आपको पैसा कमाने का भी अवसर होगा, सारे जितने भी सरकारी सिस्टम है इसको ठीक करेंगे और आपको सम्मान भी देंगे। आप बिना डर के अपना काम कर पाएंगे, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बिना मान और सम्मान की क्या जिंदगी है। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद फैसला हो जाएगा कि गुजरात में अब सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखेगी या किसी और पार्टी को जनता मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर। गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान खत्म हुआ। 3 बजे तक 48.48% वोटिंग हुई है। तापी में सबसे ज्यादा 64% मतदान, नवसारी में 56, भावनगर में 47, जूनागढ़ में 47, गिर सोमनाथ में 51% पहले चरण में वोटिंग हुई है। सिर्फ 1 घंटे बाकी गुजरात की 89 सीटों पर मतदान जारी।
दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण का मतदान फिलहाल खत्म हुआ है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पहले चरण का मतदान खत्म, 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हुई और अब इंतजार है दूसरे चरण के चुनाव का, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे, लेकिन माहौल कौन सी पार्टी बना पाई है, ये तो आने वाले 8 दिसंबर के नतीजे ही तय करेंगे। 8 दिसंबर को तय होगा कि किसके सर पर होगा गुजरात का ताज और कौन होगा विपक्ष में बैठा हुआ। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग। 5 दिसंबर वो तारीख जब दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। तैयारियां लगातार जोरों पर हैं, विपक्षी पार्टियों को भी और सत्ता पक्ष की भी। तो चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मेहुल झाला सुरेंद्रनगर, पीयूष शुक्ला जुड़ गए भावनगर से, रवि सराफ दिल्ली से जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, पहले आपके पास आऊंगा। पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ, ताजा अपडेट क्या है मतदान के प्रतिशत को लेकर, और सन 2017 और 12 की भी तुलना करिएगा उन आंकड़ों से। मेहुल, देखिए 3 बजे तक 48.48% वोटिंग हुई है। हमने दोपहर 1 से 2 बजे के लाइव चैट के दौरान विजय सर को ये अंदेशा दिया था कि ये 60 से 62, 58 से तकरीबन 62 तक ये वोटिंग जा सकती है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर ट्राइबल इलाके जो है व्यारा और तापी, उन जिलों में जो बड़े पैमाने पर बम्पर वोटिंग हुई है वो किसके खाते में जाती है, क्योंकि जोर आजमाइश आम आदमी पार्टी ने की थी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वहां बड़े पैमाने पर जोर आजमाइश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी दम लगाया था। जहां तक बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के ने भी वहां पर जोर आजमाइश की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के वोट परसेंटेजेस में लंबा डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है क्योंकि 3 बजे तक 56% वोटिंग दक्षिण गुजरात में हुई थी, वहीं सौराष्ट्र इलाके में 40% वोटिंग हुई थी। तो ये 15-16% का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं टोटल वोटिंग जो परसेंटेज आएंगे आज पहले दिन के तकरीबन 1 घंटे के बाद 6 साढ़े 6 बजे फाइनल फिगर आ जाएगा। तब पता चलेगा कि कुल मिलाकर वोटिंग कितनी हुई है और दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की वोटिंग में कितना अंतर है। मैं आपको खास बात बताऊं कि जामनगर में वोटिंग रफ्तार धीमी थी, द्वारिका में बिल्कुल कम वोटिंग हुई है। दूसरी ओर मोरवी में, जहां 1 महीने पहले जो ब्रिज हादसा हुआ था, वहां पर बड़े पैमाने पर वोटिंग हो चुकी है। तो देखना ये होगा कि ये जो अगर भारी मात्रा में वोटिंग हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, वो तो जब मतपेटी खुलेगी तभी पता चलता है। बिल्कुल, देखिए मेहुल, पीयूष भी हमारे सहयोगी गुजरात में इस समय बने हुए हैं। पीयूष, सन 2012 में जो आंकड़े 71.46 रहते हैं, 2017 आते आते 4 से 5% की गिरावट होती है। इस बार के चुनाव में भी वही हुआ। मतदान के प्रतिशत में लगातार गिरावट किस तरफ इशारा करता है? लगता है लोकतंत्र के लिए यह बेहतर संकेत नहीं है। पीयूष, देखिए अभी सागर 3 बजे तक के जो हैं वो परिणाम हमारे सामने हैं। अभी पूरी परिणाम हमारे सामने आने बाकी हैं, क्योंकि अभी 5 बजे मतदान तो जरूर बंद हो गया, लेकिन जो लाइन में लगे थे उनका वोट कास्ट होगा, उसके बाद फाइनल आंकड़े आएंगे। हालांकि 2012 का जो प्रतिशत था उसको तो नहीं छू पाएगा, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर होता हुआ जरूर दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बताऊं कि आज गुजरात में सुबह से जो यूथ था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था वोटिंग के लिए। वो लगातार जो भावनगर के अलग अलग क्षेत्रों में हम थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी थे और शहरी क्षेत्रों में भी हम थे, वहां पर लगातार जो यूथ था वो मतदान केंद्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सागर, ठीक है। रवि, देखिए जिस तरह से पीयूष ने जिक्र किया, यूथ बहुत ज्यादा पहुंचे मतदान केंद्रों पर। 27 सालों से बीजेपी की सरकार को एक छोटा बच्चा भी देख रहा है कि बीजेपी की सरकार यहां पर है। युवाओं ने बढ़ते हुए देखा है बीजेपी का वहां पर जब से राज रहा है। ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है सत्ता पक्ष के लिए और नेगेटिव भी। रवि, देखिए सागर, हमें समझना होगा कि सौराष्ट्र, कच्छ और जो दक्षिण गुजरात है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2012 के अगर आप मतदान प्रतिशत को देखें और जो मत प्रतिशत कांग्रेस को हासिल हुआ था उसके मुकाबले 2017 में अचानक से जो ग्राफ है इन इलाकों में कांग्रेस पार्टी का बढ़ जाता है, क्योंकि ट्राइबल इलाका है।
पाटीदार आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन पूरे गुजरात में चल रहा था उस वक्त, तो उसका भी इफेक्ट कांग्रेस पार्टी को मिला था। और ग्राफ कांग्रेस पार्टी का जो है 17 के विधानसभा चुनाव में कच्छ, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र मिलाकर बढ़ा था और सीटें हासिल कांग्रेस पार्टी ने की थी। उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को इन जिलों से ज्यादा है, इसी के लिए आपने देखा कि वहां पर लगातार कांग्रेस के जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। राहुल गांधी ने आदिवासियों का जिक्र किया, पाटीदारों का जिक्र किया और लगातार उस समुदाय को एड्रेस करने का कोशिश किया जो समुदाय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है। तो इन तमाम इलाकों में कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अगर 2017 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में इस बार भी वोट प्रतिशत जो है बढ़ता हुआ नजर आया है और बढ़ चढ़ करके हमारे तबके चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने अपना जो है मतदान किया, यानी कि उत्साह गुजरात में अच्छा खासा देखने को मिला है और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की अच्छी बढ़त मानी गई है। 2017 अगर विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो अब देखना ये होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आते हैं तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को बचा पाई है या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी पर। इन इलाकों में आम आदमी पार्टी का ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया। मुकाबला अगर आप बात करें तो कांग्रेस भाजपा बनाम कांग्रेस का। अब कौन किसके वोट बैंक पर सेंधमारी करता है वो तो नतीजे वाले दिन आएंगे। पर एक बात साफ है कि ट्राइबल इलाका हो या फिर सौराष्ट्र हो या कच्छ का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में कांग्रेस पार्टी की अच्छी एक पेट मानी जाती है। अब इस अपनी पूरी एक वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी ने कैसे संजो कर रखा है, कितना बचाया है, वो नतीजे वाले दिन पता चलेंगे। पर कांग्रेस को उम्मीदें इन तमाम इलाकों से बहुत ज्यादा है, इसीलिए बार बार जो तमाम बड़े नेता जा रहे थे, चाहे बगल के राज्य के मुख्यमंत्री हो अशोक गहलोत, जब वो जा रहे थे तो जिक्र जो है सौराष्ट्र का करते थे, कच्छ का करते थे, दक्षिण गुजरात के लोगों की समस्याओं का वो जिक्र करते थे। तो तमाम बड़े नेताओं ने जिक्र इन इलाकों का किया है और एड्रेस इन इलाकों का ही मुद्दों को उठाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि सेंधमारी इनके वोट पर हुई है या फिर कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचा पाती है। चलिए मेहुल, देखिए अगर हम जिक्र करें गुजरात की तो बदला लेने की सोच नहीं, मुझे लगता है कि बदलाव की सोच रखनी चाहिए पार्टियों को। और अभी तक के चुनाव में बयानों के जरिए चुनावी मंच पर इस तरह के बयान बहुत सारे दिए गए, ऐसा लगा कि नेता लोग बदला ही लेने में लगे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दे थोड़े से गायब दिखे। आने वाले 5 तारीख के पहले क्या लग रहा है माहौल अब कैसे बनाएंगी दूसरे चरण के लिए पार्टियां? मेहुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ये दूसरे चरण के चुनाव के लिए मुस्तैद हैं। उनका जन प्रचार जारी है, जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को अहमदाबाद में 14 विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए एक बड़ा तकरीबन 32 से 38 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। जगह जगह उन पर उनका अभिवादन भी होगा। बड़े पैमाने पर एक इतना लंबा रोड शो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं किया होगा। उस तरह के भव्य रोड शो का भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है। मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद के सारे प्रत्याशी नए हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट होकर इन सारे जो प्रत्याशियों को सीधे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, यही एक संकेत साफ देना है। और यही वजह है कि सारे नए प्रत्याशी हैं अहमदाबाद की सभी विधानसभा क्षेत्र सीट पर, तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों को अपील करेंगे कि 16 की 16 बैठक जो अहमदाबाद की है किसी के बरगलाने में न आ जाए, किसी के बहकावे में न आ जाए। चूंकि आम आदमी पार्टी ने उस तरह वहाँ भी कैंपेनिंग की है छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ये कहा गया था कि विधायक बनने के बाद यहाँ कोई आया नहीं है। चूँकि नेता इतने बड़े थे, नाम इतना बड़ा था, हो सकता हो कि पिछड़ी जाति वाले इलाके में गए भी न हो, केवल वोट मांगने गए हों। तो भावनात्मक मुद्दों को छूकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने उन इलाकों में गए हैं, किसी के घर खाना खाया है, किसी को दिल्ली बुलाया है खाना खाने के लिए। तो जितना हो सकता है उतना भावनात्मक रवैये से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, खुद उनसे जोड़ने की कोशिश की है। तो इसी पूरी जो प्रक्रिया है उसको काटने के लिए, दरकिनार करने के लिए हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अहमदाबाद में इतना लंबा रोड शो करे। जैसे मैंने बताया कि सौराष्ट्र में सुबह मेरी बात बताया था मैंने कि 300 करीब शादियां देखिए आपको रोक रहा हूं, पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो भी एक तरफ हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। सबसे लंबा रोड शो इसे कहा जा रहा है। कौन होगा सत्ताधारी, वोटरों ने हालांकि इसकी तैयारी तो कर ली है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी भी दूसरे चरण की तैयारी में लगे हैं। एक तरफ पहले चरण का मतदान तो दूसरे तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो।
कि आखिर कैसे गुजरात में माहौल बनाया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, ऐसे में आम जनता भी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कमल के बटन पर हर बार वोट दी है। लेकिन इस बार क्या तस्वीरें बदलेंगी, क्योंकि विपक्ष ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो, सड़कों पर लोगों का हुजूम और लोगों की तादाद देखकर अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि क्या लोकप्रियता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में। दर्शकों और वहां पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार हमारे ग्राउंड जीरो से सहयोगी भी अपडेट दे रहे हैं। अगर हम बात करें इस बार के पहले चरण के चुनाव की, पीयूष, तो आपने ये देखा होगा कई जगहों पर वोटरों ने बहिष्कार किया है। गांव के बाहर तख्तियां लगा दी गई कि हम यहां पर वोट नहीं डालेंगे। नेताओं की नो एंट्री के वहां पर देखिए स्लोगन लिख दिए गए थे। तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ रहा है, क्या पहले चरण के चुनाव में दिखाई दिया क्या आपको? देखिए, लोगों की नाराजगी जरूर है और यही नाराजगी की वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक अपने जो उनके विधायक थे उनके टिकट काट दिए और नए चेहरों को मार्केट में जरूर उतार दिया। लेकिन जो नाराजगी है वो दस्तूर जारी है, इसीलिए जनता कई जगह पर इस तरह के विरोध करते हुए भी नजर आई है। लेकिन बात यह है सबसे बड़ी, सागर की गुजरात को समझना होगा। यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज है उसके आगे सारी चीजें बौनी हो जाती हैं और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सबसे मजबूत स्थिति में है। जी रवि, क्या ये जो ओवर कॉन्फिडेंस कई बार ये नहीं माना जाएगा बीजेपी का? क्योंकि सोचिए 27 सालों से हो सकता है जनता नाराज भी हो सकता है बदलाव भी चाहती हो, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के मात्र भरोसे बीजेपी दिखाई देती है गुजरात में और कोई दूसरा चेहरा नजर ही नहीं आता। हालांकि अमित शाह ने मोर्चा जरूर संभाल रखा है। रवि, सागर, देखिए ये बात का जिक्र आपने किया कि गुजरात में शायद प्रधानमंत्री के भरोसे है भारतीय जनता पार्टी, पर ऐसा नहीं है। पूरे देश भर में आप देखिए तमाम राज्यों में किसी भी राज्य का चुनाव हो तो वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ उस राज्य के बड़े नेता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। नाम प्रधानमंत्री का ही होता है, उनके काम का होता है और जो केंद्र की योजनाएं होती है उसी का जिक्र होता है। राष्ट्र की जो योजनाएं होती है और राज्यों की जो योजना होती है वो कहीं ना कहीं इन तमाम योजनाओं के सामने बौनी पड़ जाती है। इसीलिए राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जाता है, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं और जो भविष्य की जो योजनाएं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए हर राज्य में बार बार एक बात का जिक्र किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि डबल इंजन की जब सरकार आएगी तो जो केंद्र की योजना है वो बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर धरातल पे आएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन बातों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो फिर जो विकास होना है वो विकास नहीं हो पाएगी। ये तमाम राज्यों में जिक्र करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पर ये साफ है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात से खुद प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, संगठन में बड़े बड़े पदों पर गुजरात के नेताओं को बैठाया गया भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात और गुजरात किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उसे खो दे, क्योंकि गुजरात को खोने का मतलब है कि आप अपने घर को हार जा रहे हैं, अपने गढ़ को हार जा रहे हैं। अगर आप अपना घर हार जा रहे हैं तो फिर और राज्यों में आप कैसे जाएंगे और फिर क्या लोगों को बताएंगे। और गुजरात मॉडल के नाम पर ही प्रधानमंत्री जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री से। तो ऐसे में गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप देख रहे होंगे पूरी ताकत के साथ चाहे प्रधानमंत्री हो या तमाम राज्यों के नेता हो, संगठन के नेता हो, उनको लगाया गया है व्यापक तौर पे। संगठन का काम एक बड़े स्तर पर पूरे गुजरात में किया गया। योजनाएं लेकर गुजरात तमाम जो प्रदेश के सरकार के जो लोग थे वो लेकर गए और उनको धरातल पर उतारने की कोशिश किया। हालांकि दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लिए भी गुजरात उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है देश को जीतना, तमाम राज्यों को जीतना। तो एक मैसेज कांग्रेस पार्टी गुजरात की तरफ से ये देना चाहती है कि अगर हम गुजरात जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश देखिए बिल्कुल रवि, मेहुल अब जिक्र कर लेते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। इस समय एक ही पंक्तियां याद आती हैं कि बदला मैंने मिजाज तो हैरान तुम बहुत हो, शायद अंदर अंदर तुम परेशान भी हो। क्योंकि अगर हम बात करें राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तो मिजाज में इनके थोड़ा बदलाव दिखाई दिया, क्योंकि जब जब ये चुनावी मैदान में रहते हैं, जब जब ये कुछ बयान देते हैं तो बीजेपी उनको हथियार बना लेती है और इस बार ऐसा मौका कम मिला है। मेहुल,
बिल्कुल, राहुल गांधी ने इस बार दो जनसभाओं को संबोधित किया, एक दक्षिण के क्षेत्र में और एक सौराष्ट्र में। उन्होंने बिना नाम लिए सीधे सीधे अपना जो एजेंडा था कांग्रेस का किस तरह से एम्प्लॉय करेगी उसकी बात कही। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर जनसभाओं को जनसंबोधित किया था। उसमें भी उन्होंने कांग्रेस के 8 वचन पर फोकस किया था। उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे तो हम इतना देंगे, इतना काम करेंगे, हम बाकी कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा वार करने से वो बचे, पर आखिरकार जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, उन्होंने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो छोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी को इसको भुनाने का मौका मिल गया। जैसे पहले रविशंकर मणिशंकर जी ने इस प्रकार का बयान दिया था, उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री का औकात दिखा देने वाला बयान हो, इससे पहले 2007 में मौत के सौदागर वाला बयान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारी कोई औकात नहीं है, मैं छोटे किस्म का आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, ग्रामीण इलाके से आया हूँ, हमारी क्या औकात हो सकती है। इस तरह से भावनात्मक पहलू से जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की कि आप देखिए मैं दिन की 2-2 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो गालियाँ खाता हूँ, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। इस तरह के पुराने जो उनके पर किए गए हमले थे, उन हमलों का बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नया कुछ ना तो राहुल गांधी की ओर से आ रहा है, ना प्रियंका गांधी की ओर से आ रहा है, ना सोनिया गांधी जी की ओर से आ रहा है। और कांग्रेस के गुजरात के जो वरिष्ठ नेता हैं या चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक करने या उन किस्म का शब्दों का इस्तेमाल करने से काफ़ी बचते आए हैं अब तक, पहले चरण के चुनाव तक। पर मल्लिकार्जुन खड़गे आए, भावनात्मक रूप से उन्होंने जो कहना था उन्होंने कह दिया, पर वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने इसको शस्त्र बनाकर बूमरैंग करने की अभी तक कोशिश की है। अब ये जो रावण वाला शब्द है या औकात दिखा देने वाले शब्द हैं, ये जो पुराने चीजें हैं वो इसको एनकेश करने की जो भावनात्मक मेहुल, राम और रावण जैसे शब्दों की एंट्री तो हो ही चली है गुजरात के चुनाव में। पीयूष, आप भी कुछ दिनों से गुजरात में ही डेरा डाले हुए हैं, वहां की जमीनी हकीकत को आप देख रहे हैं, वाकिफ भी हैं वहां के मुद्दों से। क्या ऐसा नहीं लगा गुजरात के चुनावी रैलियों में और जब जनता मंच पर रहकर भाषण दिए तो जमीनी मुद्दे गायब दिखाई दिए इस बार में? देखिए, जमीनी मुद्दे जो गुजरात के हैं वो बेरोजगारी है, गुजरात के जो जमीनी मुद्दे हैं महंगाई है, गुजरात के जमीनी मुद्दे ये हैं कि पिछले 5 सालों में देखिए तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए, तो बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है वो नाराज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और आज जब मैं बूथ पर था, मैंने कई महिलाओं से बात की, कई लोगों से बात की, तो उनका कहना साफ था कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। देखिए, व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर है, सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग जो है वो सूरत में रहता है, में रहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अलंग का क्षेत्र जो है वो व्यावसायिक क्षेत्र है, और ऐसे में भावनगर से जुड़ा हुआ अलंग का क्षेत्र था, भावनगर में चुनाव हो रहा था, तो कहीं ना कहीं व्यवसायी वर्ग जो है उसकी जो नाराजगी है महंगाई को लेकर, जिस तरह से कमर टूट गई है कोविड के बाद, हालांकि अलंग का उद्योग जो था, ठीक है पीयूष, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, रवि आपका, मेहुल आपका पूरी जानकारी के लिए। ये वक्त है रुकता नहीं है, लेकिन ये बदलता जरूर है। बात हम कर रहे हैं गुजरात की कि क्या वहां पर वक्त बदलेगा, क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौट कर आएगी या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कुछ कमाल करेगी। इंतजार करिए 8 तारीख के नतीजों का। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।